औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमील तैयब आपसे मुखातिब हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल सर्विस इन्फो वाच कर रहे हैं। मैंने एक टॉपिक फाइनेंशियल मॉनिटरिंग के हवाले से स्टार्ट किया हुआ है, जिसका आज छठा पार्ट है। इससे पहले मैं कैश बुक मेंटेनेंस के हवाले से बता चुका हूँ। दूसरे पार्ट में इन्वेंटरी मैनेजमेंट के हवाले से था। तीसरा पार्ट एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट के हवाले से था। चौथा पार्ट बजटरी कंट्रोल मैनेजमेंट के हवाले से था। पांचवा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के हवाले से था। आज का मेरा टॉपिक पीपल फंड्स कंट्रोल मैनेजमेंट के हवाले से है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। पीपल्स फंड एक्सपेंडिचर कंट्रोल मैनेजमेंट को। तो इसमें पहले एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पीपल फंड्स मे बी मेड स्ट्रिक्टली फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। पीपल फंड्स वो फंड्स होते हैं जो हम स्टूडेंट से कलेक्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, या एडमिशन के बाद भी कुछ ऐसे ड्यूज़ होते हैं जो क्वार्टरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे होते हैं। लेकिन जो कुछ पहले हैं, जैसे ट्यूशन फंड्स है, ये एडमिशन फ़ंड है, इसको हम पहले ले लेते हैं। उसके बाद इसमें वेलफेयर फ़ंड है, स्टेशनरी फ़ंड है, इसमें मशीनरी इक्विपमेंट डैमेज के हवाले से है, फिर सिक्योरिटी के हवाले से है। मुख्तलिफ इसकी जो हमारे हेड्स हैं उसमें हम फ़ीस कलेक्ट करते हैं। तो उस फ़ीस को कलेक्ट करने के बाद हमने इसको चलान के थ्रू चलान हमने स्टूडेंट को देना होता है, और वो स्टूडेंट खुद जाके उस चालान को बैंक में डिपॉजिट करवाता है। उसकी 3-4 उसकी परत होते हैं। एक परत बैंक अपने पास रखता है, एक स्टूडेंट अपने पास रखता है, एक जो है वो उनकी फ़ाइल के साथ लगता है, एक वो ऑफिस के लिए होता है। तो वो एक प्रिंटेड फॉर्म होता है, प्रिंटेड चलान जिसको हम कहते हैं डिपॉजिट स्लिप। वो डिपॉजिट स्लिप बैंक में जाके जमा होती है। उसकी थ्रू हमें जो फंड्स कलेक्ट होते हैं वो हमारे पीपल फंड्स होते हैं। उन पीपल फंड्स की यूटिलाइजेशन के हवाले से, एक्सपेंडिचर के हवाले से आज का ये टॉपिक है। ये टॉपिक भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि हमने फ़ीस को कैसे रखना है, क्योंकि अक्सर फीसेस में जो है वो हमारी गड़बड़ होती है। तो इस तरीके से ये टॉपिक भी इस हवाले से अपनी अहमियत का हामिल है। जिस वक्त फ़ाइनेंस के हवाले से मॉनिटरिंग शुरू होती है तो उसमें ये पीपल फंड्स का या ओन फंड्स का इशू भी अच्छा खासा होता है। एक तो हम ये मिस्टेक करते हैं कि जिस वक्त हम फ़ीस कलेक्ट करते हैं तो हम सिंगल चालान के थ्रू उसको जमा करवाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर स्टूडेंट को अलग से चालान फॉर्म देना चाहिए। जिस तारीख को वो आ रहा है उससे लास्ट डेट से पहले वो खुद जाके उसको बैंक में डिपॉजिट करवाए। डिपॉजिट कराने के बाद एक जो इंस्टीट्यूट की या ऑफिस की जो स्लिप है वो आपको आके जमा करवाए। तो जमा करवाने के बाद फ़ीस आपकी जमा हो गई। तो हम इस वक्त जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारा एक्सपेंडिचर, यानी हम एक्सपेंडिचर जो है वो पीपल फंड से कैसे करेंगे। तो उसमें ये सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है कि इसको स्ट्रिक्टली हमने फॉलो करना है कि ये जो फीस है किसी फंड्स हैं पीपल फंड्स, वो किसी और हवाले से नहीं बल्कि स्टूडेंट्स की वेलफेयर के हवाले से उसको खर्च होना चाहिए। एक्सपेंडिचर फ्रॉम द पीपल फंड्स मे बी मेड स्ट्रिक्टली फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। ये हमारा पहला है। तो इसमें हमारा जो SOP है उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें दी हुई हैं कि हमने इस एक्सपेंडिचर को कहाँ कहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसमें है पहला जो मेन और अहम है वो है हमारा जो लैब के हवाले से। हमारी जो लैब है उसमें अगर किसी किस्म की डेफिशिएंसी आप देख रहे हैं तो उस डेफिशिएंसी के लिए भी आप उसको यूज़ करेंगे। या कोई बच्चा या कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इंतहाई गरीब है, वो फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी फ़ीस भी इस फंड से पे की जा सकती है।
इसी तरीके से इसके बहुत सारे हैं जो इसकी यूटिलाइजेशन है। इस वक्त सिर्फ यूटिलाइजेशन के हवाले से मेरा टॉपिक नहीं है, मैं यूटिलाइजेशन पे अलग से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। आज की मेरी वीडियो सिर्फ एक्सपेंडिचर के हवाले से है कि एक्सपेंडिचर जो हैं वो स्ट्रिक्टली सख्ती से वेलफेयर ऑफ दी स्टूडेंट्स के लिए वो यूटिलाइज होने चाहिए। तो दूसरा नंबर इसमें यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ओन पीपल फंड में बी इंश्योर्ड प्रॉपरली। उसकी यूटिलाइजेशन जो है इंस्टीट्यूट ओन फंड की, उसको आपने लाजमन इंश्योर करना है कि प्रॉपरली यूटिलाइज हो। कहीं ऐसा ना हो कि उस फंड्स की यूटिलाइजेशन अदर देन प्रॉपर हो। यानी प्रॉपर से मुराद ये है कि वो एज पर एसओपी होनी चाहिए, जो एसओपी में दी गई है उसकी यूटिलाइजेशन, उसका इस्तेमाल प्रॉपरली होना चाहिए, जो हमारा एसओपी उसको अलाउ करता है। अगर एसओपी अलाउ नहीं करता तो उसको हमने यूटिलाइज नहीं करना। बहरहाल इस फंड्स को हम रीअप्रोप्रिएट रीएलोकेट करा सकते हैं किसी ऐसे काम के सिलसिले में जहाँ पे हमारे पास इनसफिशेंट फंड्स हों। यानी हमारे पास अगर किसी काम के हवाले से फंड्स कम हैं तो हम ओन फंड से या पीपल फंड से हम इसको रीअप्रोप्रिएट कराने के बाद, रीअप्रोप्रिएट कराने की ज़रूरत उस वक्त होती है क्योंकि हम उस हेड में इसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे होते। यानी प्रॉपरली यूटिलाइजेशन के लिए हमने इस फंड्स को रीअप्रोप्रिएट करवाना है, रीएलोकेट करवाना है। तो इसमें इसकी यूटिलाइजेशन के हवाले से भी आपने ज़हन में रखना है कि प्रॉपरली उसकी यूटिलाइजेशन हो। नेक्स्ट चलते हैं। फंड्स में बी इंश्योर्ड टू यूटिलाइज्ड आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ रिक्वायर्ड। ये जो फंड्स हैं इनके लिए अलग अलग से जो हमारी पावर्स हैं हमने उस पावर से एक्सीड नहीं करनी। मेरी मुराद ये है कि हम किसी हेड में कोई चीज़ परचेज़ करना जा रहे हैं लेकिन उसमें हमारी जो पावर्स हैं वो कम हैं। यानी सपोज़ हमने कोई चीज़ परचेज़ करनी है तो उस परचेज़ की हमारे पास जो पावर है वो जस्ट 5000 है, जबकि हम कोई चीज़ जिस चीज़ में हम यूटिलाइजेशन करने जा रहे हैं वो हमारे 5000 की बजाय 6000 की है। तो जब हम 6000 को यूटिलाइज करेंगे तो हम जो उसकी फर्दर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी उससे हम अप्रूवल लेंगे। अदरवाइज़ अगर वो हमारी अपनी डोमेन में आ रही है, हमारी अपनी कॉम्पिटेंसी में आ रही है, उस जो पावर्स ऑफ डेलीगेशंस हैं उनके अंडर आ रही है, हमारे अपने इख्तियार में आ रही है, तो हम उसको यूटिलाइज कर सकेंगे। अगर बियॉन्ड है हमारी कॉम्पिटेंसी थे अमाउंट तो फिर उसकी प्रॉपरली अप्रूवल ली जाएगी नेक्स्ट सैंक्शनिंग अथॉरिटी से या नेक्स्ट अप्रूवल अथॉरिटी से, जो हमारी अप्रूवल करने वाली अथॉरिटी होगी हम उससे उसको अप्रूवल लेंगे उसकी। तो नेक्स्ट पेमेंट अप्रूवल फॉर्म, जैसे कि पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, अप्रूवल फॉर्म का फॉर्मेट भी आपको बता चुका हूँ। तो पहले आपने अप्रूवल फॉर्म फिल करना है, उसके बाद एंड वाउचर डॉक्यूमेंट्स में बी मेंटेन्ड फॉर ऑल एक्सपेंडिचर्स। तमाम एक्सपेंडिचर्स जो हम इस हवाले से कोई चीज़ परचेज़ करेंगे तो उसका वाउचर नंबर भी होगा जो कि हमने कैश बुक में इंटर करेंगे। और इसी तरह डॉक्यूमेंट से मेरी मुराद ये है कि उसकी रिक्विजिशन है, रिक्विजिशन के बाद उसकी देखना है कि ये प्रॉपरली इस पर्पस के लिए जो यूटिलाइज हो रहा है वो प्रॉपरली है भी कि नहीं, या जिस हेड में हम उसको परचेज करना जा रहे हैं उसकी यूटिलाइजेशन ठीक है या नहीं। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स उसमें इनवाइस आ जाएगी, बिल आ जाएगा, बिल के बाद उसके आपने इनवर्ड गेट पास है, फिर उसके बाद उसके इंस्पेक्शन है, फिर गुड रिसीविंग नोट है, जो मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट में ये एक दूसरे साथ इंटरलिंक्ड हैं।
अगर आप इन तमाम पार्ट्स को टर्न बाय टर्न नहीं देखेंगे तो एक पार्ट आपको इसमें फ़ायदा नहीं देगा। इसलिए ये पार्ट वाइज बनाया जा रहा है, एक तो शार्ट हो जाए, दूसरा आपको इसको फॉलो करने में कोई दुश्वारी ना हो। तो इसलिए डॉक्यूमेंट से यही है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम पहले पेमेंट के हवाले से उसको स्टडी कर चुके हैं, तो इसके साथ भी वही सेम फॉर्म लगेंगे और एंड पे इसकी एंट्री होगी। एंट्री के बाद फिर ये मेन स्टॉक रजिस्टर पे जाएगा, फिर सब स्टॉक रजिस्टर पे जाएगा। उसके बाद इसकी यूटिलाइजेशन जो होगी, इसको जो हम कंज्यूम करेंगे उस कंज्यूम के लिए भी हमने वहाँ पे मेंशन करना होगा। यानी ये अदर डॉक्यूमेंट से मुराद यही है कि जो इसकी डॉक्यूमेंटेशन है वो डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट होनी चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज़ वॉच, सब्सक्राइब, शेयर लिंक एंड सजेस्ट एनी इम्प्रूवमेंट इन फ्यूचर। थैंक्स एंड रिकॉर्ड। तो इस हवाले से भी रिक्वेस्ट है कि इसको वॉच भी करें, सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। अगर इस हवाले से कोई प्रपोज़ल, कोई सजेशन आप देना चाहें तो इंशाल्लाह उसका एहतराम किया जाएगा। अगर इन बॉक्स में कोई इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।